हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ऑल वेल। तो दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये है टेनेंसी एग्रीमेंट इन इंडिया। यानी कि हम अपने घर, ऑफिसेज या शॉप्स जो किराए पर देते हैं उसके क्या टर्म्स और कंडीशंस होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं और उनके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9911911191 और मेरा नाम है मनीष मनचंद्रा। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो है, रेंट एग्रीमेंट क्या है और इसका क्या मतलब है। When a property is let out, there are different arrangements such as rent agreement, lease agreement और license agreement। यानी कि एक प्रॉपर्टी जब हम किराए पर देते हैं तो हम तीन तरीके से दे सकते हैं, या तो रेंट एग्रीमेंट, या फिर लीज एग्रीमेंट, या फिर लाइसेंस एग्रीमेंट। ये तीन तरीके हैं इंडिया में प्रॉपर्टी को किराए पर देने के लिए। और ये टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है? ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिफाइन करता है टर्म्स और कंडीशंस किराए के लिए। टेनेंट और ओनर के बीच का जो रिलेशन होता है, ये उसको डिफाइन करता है। टेनेंट कौन होता है? टेनेंट वो होता है जिसको कि राइट मिलता है उस प्रॉपर्टी को लीगली ऑक्युपाई करने का, यानी कि जो ओनर है वो उसको राइट देता है ये इसको यूज करने के लिए। इंडिया में तीन तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं। पहला है रेंटल एग्रीमेंट, दूसरा है लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और तीसरा है लीज एग्रीमेंट। सबसे पहले जो रेंट एग्रीमेंट होता है, ये कंट्रोल होता है रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू, और जो लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, ये कंट्रोल होता है इंडियन ईजमेंट एक्ट के अंदर। और हाँ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने से ऊपर है तो उसको मैंडेटरी रजिस्टर कराना है। अगर आपने उसको रजिस्टर नहीं कराया और जो टेनेंट है वो अगर किसी भी रीजन से सोसाइटी के लिए अगर थ्रेट होता है तो उसके लिए लैंडलॉर्ड को रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए लैंडलॉर्ड को रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया जा सकता है अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखना। अभी आ गए तीन टाइप के हमारे रेंट एग्रीमेंट्स। इसके अंदर रेंटल एग्रीमेंट के अंदर बेसिक डिटेल्स होती हैं, यानी कि प्रॉपर्टी ओनर और ये टेनेंट की, और किन टर्म्स के ऊपर ये एग्रीमेंट बनाया गया है और इसका रेंटल कितना है। ठीक है जी। और ये जो है, ये तीन टाइप के होते हैं, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। अब हम बात करते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट जो है, ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन प्रॉपर्टी ओनर और पोटेंशियल टेनेंट के बीच में, जो कि उस प्रॉपर्टी को टेम्पोररी बेसिस के ऊपर ऑक्युपाई करना चाहता है। रेंट एग्रीमेंट टिपिकली शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ज्यादातर 11 महीने का इंडिया के अंदर, और इसको रजिस्ट्रेशन कराना एक ऑप्शनल है। यानी कि अगर आप 11 महीने का अगर आपका रेंट एग्रीमेंट है तो आपके लिए ऑप्शनल है कि आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं या फिर नहीं करा सकते। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, नोटराइजेशन बिल्कुल अलग होता है रजिस्ट्रेशन से। नोटराइजेशन का मतलब है अपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो आप लोगों ने उसको अटेस्ट करवाया है, ये आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। नोटराइजेशन लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर किसी कारण से कोई अगर डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो इस रेंट एग्रीमेंट के बेसिस के ऊपर दोनों पार्टीज कोर्ट में अप्रोच कर सकती हैं और नेसेसरी रिलीफ ले सकती है। टेनेंसी एग्रीमेंट 11 महीने या उससे ऊपर का हो सकता है, लेकिन अगर 11 महीने से ऊपर का है तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, नहीं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एज एन एविडेंस स्टैंड नहीं करता है। अब हम बात करते हैं लीज एग्रीमेंट के बारे में। लीज एग्रीमेंट आपने देखा होगा
कि लोगों ने 99 ईयर्स के, 80 ईयर्स के, 15 ईयर्स के, 20 ईयर्स के लीज पर प्रॉपर्टी दी होती है। तो यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि 12 महीने से ऊपर दी जाती है, 12 महीने या उससे ऊपर दी जाती है, तो वो लीज एग्रीमेंट के अंदर आती है। ठीक है। और लीज एग्रीमेंट के अंदर ये आपके जो राइट्स होते हैं ये ट्रांसफरेबल भी होते हैं और इनहेरिटेबल भी होते हैं। जैसे आप एग्जांपल लें, आपने एक दुकान ले ली 99 ईयर्स के लीज के ऊपर। अब 99 ईयर्स आप तो नहीं चलाएंगे, आप उसको आप चला रहे हैं, फिर आपका बेटा चलाएगा, फिर हो सकता है कि आपके फिर बेटे का बेटा भी चलाए उसको। तो यानी कि ये जो हेरिडिटरी प्रोसेस है, तो ये जो लीज एग्रीमेंट है ये हेरिडिटरी ट्रांसफर भी होता है। और दूसरी बात, लीज एग्रीमेंट के अंदर जो लेसी होता है यानी जो किराएदार होता है वो उसको छोड़ नहीं सकता जब तक कि लीज एग्रीमेंट में इसका कोई प्रोविजन ना दिया हो। और लीज एग्रीमेंट को स्टैंप ड्यूटी डालकर इसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है, नहीं तो डिस्प्यूट के केस में ये इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। दोस्तों मैं इसके ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसिस दूंगा, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के ऊपर। कारण क्या है कि हम लोग गुड़गांव में मैक्सिमम या तो रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं या फिर लीज एग्रीमेंट बनाते हैं, लेकिन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं। और ये प्रोबेबली हम रियल्टर्स की बहुत बड़ी कमी है। कारण क्या है कि लीव एंड लाइसेंस को अगर इन शॉर्ट अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, आपने एक प्रॉपर्टी लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के ऊपर आपने दे दी। अगर आपने रेंट एग्रीमेंट या फिर आपने अगर लीज पर दी हुई है तो आपकी एज अ ओनर आपकी लिमिटेशंस रहती हैं। लेकिन लीव एंड लाइसेंस के अंदर इधर ही हैज टू लीव और ही गेट्स अ लाइसेंस फ्रॉम यू, यानी आपने उसको लाइसेंस दिया है कंटिन्यू करने के लिए। जिस दिन आप चाहो आप उस लाइसेंस को आप रिवोक कर सकते हो, यानी कि आप जिस दिन चाहो आप उसको बोल सकते हो भाई साहब अब आप जाएं, और उसको जाना पड़ेगा क्योंकि ही इज लीगली बाउंड। यानी प्रॉपर्टी को खाली कराने के लिए जिन एरियाज के अंदर या आपको लगता है कि कहीं पर ऐसी कोई दिक्कत है जहां पर आपको डर है कि कहीं आपका टेनेंट खाली नहीं कर सकता या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, वहां पर तो ये कंपलसरी है। और एज अ मैटर ऑफ हैबिट हम लोगों को लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट ही बनाना चाहिए, क्योंकि ये टोटली ओनर के फेवर में होता है। ये जो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। द प्रॉपर्टी इज ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टेनेंसी। दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ सच परमिशन द प्रॉपर्टी राइट वुड बी इलीगल। यानी कि यहां पर हम इसको किराए के ऊपर नहीं दे रहे हैं, हम इसको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत दे रहे हैं, जिसके अंदर जिस टाइप का ओनर चाहे वो इसको इमीडिएटली खाली करवा सकता है। अब मैं एक कंपैरिजन दिखा रहा हूं आपको लीज एंड लाइसेंस एग्रीमेंट, लीव एंड लाइसेंस के बारे में और लीज एग्रीमेंट के बीच में एक कंपैरिजन है। ये पहली बात है ट्रांसफरेबल। क्या ये ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि एक से दूसरे तक जा सकता है? यानी आपकी ने लीज एग्रीमेंट किया तो क्या आपके बेटे पर जाएगा? यस, ये ट्रांसफरेबल है लीज एग्रीमेंट, और लीव लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं है। इनहेरिटेबल? यस, नो। क्रिएट्स ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ टेनेंट। ये क्या ये टेनेंट के इंटरेस्ट में होता है? लीज एग्रीमेंट होता है, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट नहीं होता है। अफेक्टेड बाय सेल ऑफ प्रॉपर्टी? नो। लीज एग्रीमेंट में आपने अगर प्रॉपर्टी अगर बेच भी दी तो जो प्रॉपर्टी उसको खरीद रहा है उसको वहां पे वेट करना पड़ेगा कि जब तक वो लीज की ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, उसे उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए किराएदार से वेट करना पड़ेगा। लेकिन लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसको बेचोगे तो ऑब्वियस है परमिशन दी गई थी ये पिछले ओनर के द्वारा। अब नया ओनर आता है तो वो परमिशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। कंपल्शन टू मेंशन रेंट अमाउंट, यानी लीज एग्रीमेंट में आपको रेंट अमाउंट देना जरूरी है, लीव एंड लाइसेंस में देना कोई जरूरी नहीं है। नोटिस को सर्व करने के लिए अगर आपको खाली करवाना है
लीज एग्रीमेंट में 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, डिपेंडिंग ऑन कितनी लंबी लीज है, आपको ये जो नोटिस सर्व करना पड़ेगा। लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप आज जाएं, बोलें जी भाई साहब 3 दिन बाद आ रहा हूं, जगह खाली कर दीजिए, उसको वो जगह खाली करनी पड़ेगी। परमिशन ऑफ सबलेटिंग, लीज एग्रीमेंट में यस, लीव एंड लाइसेंस में नो। यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पे ली है और अभी आप उसको यानी लीज पे लिया, आप उसको भी नहीं चला पा रहे, आप उसको आगे सबलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेनेंट क्या कर सकता है, लेट्स से उन्होंने आपसे 100 रुपए पर स्क्वायर फीट के ऊपर आपसे जगह किराए पे दी। अब उसने देखा कि मार्केट में रेंट हो गया है 130 रुपए, 140 रुपए, तो वो क्या करता है 140 रुपए पर उसको सबलेट कर देता है और आपके पास तो 100 रुपए ही आ रहे हैं और 40 रुपए उस टेनेंट के पास आ रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं थोड़ा गलत वर्ड यूज करूंगा, वो खामखा का ओनर बन गया है प्रॉपर्टी का। रिवोकेबल बाय द लैंडलॉर्ड, लीज एग्रीमेंट लैंडलॉर्ड रिवोक नहीं कर सकता, लीव एंड लाइसेंस में कभी भी कर सकता है। और पावर ऑफ अटॉर्नी, हाँ दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि आप किसी शहर में रह रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे शहर में है, तो आप अपने एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव को आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं, जो कि आपके बिहाफ के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी का टेक केयर कर सकता है। यानी कि उसे लीज पे चढ़ा सकता है, लीव एंड लाइसेंस के साथ चढ़ा सकता है, उसे खाली करवा सकता है, उसकी मेंटेनेंस कर सकता है, ये सारे काम वो कर सकता है। तो ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है ये लीज एग्रीमेंट में भी परमिसेबल है और लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट में भी परमिसेबल है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। आज के सेशन में बस इतना ही और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। इन केस आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स एंड बाय बाय, टेक केयर।